Gautam Adani. Gautam Adani. This Gautam Adani became the second richest person in the world according to the Forbes list. 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत की ग्रोथ का जिम्मा टाटाज और बिरलाज ने संभाला था। वहीं 21वीं सदी में यह सिलसिला अंबानी और अडानी ने जारी रखा है। लेकिन इन सारे नामों में भी गौतम अडानी छा जाते हैं, क्योंकि टाटाज और अंबानी की तरह वो किसी बिजनेस घराने से नहीं आते। उनका घराना असल में उन्हीं से शुरू होता है। वो एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और यही वजह है कि उनकी सफलता बाकियों की तुलना में असाधारण सी लगती है। गौतम अडानी ने हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया और उन्होंने जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे बिजनेस मैग्नेट्स को पीछे छोड़ दिया। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स ट्रैकर के मुताबिक इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के वक्त उनका नेटवर्थ 156.6 बिलियन डॉलर का है। वो इंडिया और एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वो सबसे ज्यादा कर्जे में डूबे हुए भी हैं। इस वीडियो में हम उनके बिजनेस के पूरे सफर के बारे में जानेंगे कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे, क्यों अडानी ग्रुप इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और उससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज पर भी बात करेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। अर्ली लाइफ। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक बड़े जैन परिवार में हुआ। उनके 7 भाई बहन थे और उनके पिता शांतिलाल एक छोटे टेक्सटाइल मर्चेंट थे। उन्होंने अहमदाबाद के सेठ सीएन विद्यालय से पढ़ाई पूरी की। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ में बीकॉम में एडमिशन लिया, पर दूसरे साल में ही ड्रॉप आउट कर दिया। उन्हें बिजनेस में हमेशा से दिलचस्पी थी, लेकिन अपने पिता के टेक्सटाइल बिजनेस को नहीं संभालना चाहते थे। 1978 में 16 साल के गौतम मुंबई चल पड़े और महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड स्टोर पर काम करने लगे। वहां पर 2-3 साल काम सीखकर उन्होंने मुंबई के जावेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू किया। लेकिन 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने उनके अहमदाबाद के प्लास्टिक यूनिट के ऑपरेशन संभालने के लिए उन्हें न्योता भेजा। अडानी ने पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी इंपोर्ट की दुनिया में छलांग लगाई। 1985 तक उन्होंने प्राइमरी पॉलीमर्स का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जो कंडला पोर्ट से होता था। उन्होंने 1988 में एक कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म शुरू किया, अडानी एक्सपोर्ट्स के नाम से, जिसका बाद में जाकर नाम पड़ा अडानी एंटरप्राइजेस। फिर आया साल 1991। इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस के तले कुचल दिया जाने वाला था। इस मुसीबत को मद्देनजर रखकर 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के तहत इंडिया ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। Our foreign exchange reserves when I took over were no more than $1 billion. That is roughly equal to 2 weeks imports. इस दौरान अडानी ने भी दूसरे कमोडिटीज जैसे कि मेटल, पेट्रोलियम, एग्रो प्रोडक्ट्स और केमिकल्स का ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया। 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट के मैनेजरियल आउटसोर्सिंग की घोषणा की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 1995 में अडानी को मिला। ऐसा कह सकते हैं कि बस यहीं से इनके तकदीर का ताला खुला। मुंद्रा पोर्ट एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। SEZ वो जगह होती है जहां ट्रेड लॉज देश के दूसरी जगहों से अलग होते हैं। टैक्स इंसेंटिव्स और लोअर टैरिफ्स जैसे कई फायदे होते हैं। और उसके बाद 1996 में अडानी पावर और धीरे धीरे उन्होंने अपना एम्पायर बनाना शुरू कर दिया। अडानी ग्रुप में कुल मिलाकर 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं। इसमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट एंड SEZ, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी विलमार। अडानी एंटरप्राइजेस इनकी फ्लैगशिप होल्डिंग कंपनी है। दोस्तों, होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसके अपने खुद के कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं होते हैं, वो दूसरे कंपनीज में स्टेक ओन करती है। साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर डेवलपर है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। अडानी ट्रांसमिशन जो इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनीज में से एक है। अडानी पावर थर्मल पावर प्रोड्यूसर और अडानी विलमार जॉइंट वेंचर FMCG कंपनी है, जिसमें फॉर्च्यून एडिबल ऑयल्स, राइस और फूड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में अडानी का नेटवर्थ करीबन $7 बिलियन था और 2020 में $10 बिलियन था और सिर्फ 2 सालों में साल 2022 के अप्रैल में वो सेंटी बिलियनियर बने और इसके बाद उनकी नेटवर्थ करीबन 15 गुना बढ़ गई। यहीं पर यह कहानी अलग मोड़ लेती है और सवाल उठता है उन 2 सालों में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ हो गया। नंबर 1, स्टॉक मार्केट। पेंडेमिक के 2 सालों में अडानी ग्रुप के कंपनीज का मार्केट कैप $112 बिलियन से बढ़ गया। इन्हीं 2 सालों में अडानी रिचेस्ट बिलियनियर्स की लिस्ट में 40वें पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर आ गए।
2022 में इंडियन कंपनीज के टोटल गेन में 79% गेन सिर्फ अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज का था। लेकिन इनमें से एक गौर करने वाली बात यह है कि अडानी के स्टॉक्स की वैल्यू प्रॉफिट से ज्यादा न्यूज हाइप के कारण बढ़ने लगी। अडानी एंटरप्राइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली कंपनी थी। उसके बाद 2007 से उनकी बाकी कंपनीज भी लिस्ट होना शुरू हो गईं। इसके कारण अडानी मार्केट का एक ओमनी प्रेजेंट ब्रांड बन चुका है, यानी कि हर कंपनी नाम से आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि अडानी ग्रुप के सारे कंपनीज का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा है। इवन अडानी विलमार जो 2022 की शुरुआत में पब्लिक की गई थी। इस स्टॉक मार्केट के ट्रैक रिकॉर्ड के फायदे हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 2, क्राइसिस सर्वाइवल। गौतम अडानी में हमेशा से एक लेजेंडरी इंस्टिंक्ट रहा है किसी भी क्राइसिस से बच निकलने का। अपने जिंदगी में वो कई हादसों से गुजरे हैं, यहाँ तक कि मौत के करीब होकर लौट आए हैं। 1998 में नए साल के पहले ही दिन उन्हें शांतिलाल पटेल के साथ किडनैप किया गया था। उन्हें एक अनजान जगह पर ले जाया गया, लेकिन फिरौती की रकम मिलने पर छोड़ दिया गया। 26/11 के मुंबई अटैक्स में गौतम अडानी ताज होटल में फंसे हॉस्टेजेस में से एक थे। इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल 28 अप्रैल में देखने को मिला जब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। जब रशिया यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हुई, सारी दुनिया ऑयल क्राइसिस का सामना कर रही थी। सनफ्लावर ऑयल जो रशिया और यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता है, वो जंग की वजह से बंद होने लगा और इंडोनेशिया ने डोमेस्टिक मार्केट के लिए पाम ऑयल एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, सिवाय क्रूड पाम ऑयल के। इस कारणवश इंडिया के एडिबल ऑयल रिफाइनरीज को बूस्ट मिला और अडानी विलमार के स्टॉक प्राइस ने ऑल टाइम हाई छू लिया और अडानी विलमार ने मार्केट कैप पहली बार 1 ट्रिलियन रुपए क्रॉस कर लिया। नंबर 3, पॉलिटिकल कनेक्शंस। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि अडानी ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस की मदद से अपने कॉन्ग्लोमरेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। लेकिन राजनीति और बिजनेस का तालमेल कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा है। एयर इंडिया के फाउंडर JRD टाटा और पंडित नेहरू के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। He liked me, I loved him, admired him. हालांकि इकोनॉमिक्स के मामले में दोनों की राय अलग थी। But when you on this kind of thing, economics, of which he knew very little, in my opinion. और अगर आप अडानी के बिजनेस एम्पायर को देखेंगे, फिर वो पावर हो या फिर पोर्ट या ग्रीन एनर्जी, इनके बिजनेस का सरकार और हर लेवल के सरकारी संस्थाओं से जैसे कि स्टेट और सेंट्रल PSU से डायरेक्ट नाता बनता है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स को जीतने के लिए अच्छे राजनीतिक संबंध रखना उनके लिए जायज है, खासकर जब आप इंडिया के टॉप बिजनेस हाउसेज में से एक हों। PM मोदी और उनके बीच कई सारे पैरेलल्स ढूंढे जाते हैं। दोनों गुजरात से हैं और 2014 के दौरान दोनों स्टेट से निकलकर नेशनल एम्बिशंस पर नजर टिकाए थे। 2013 में जब वॉर्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम के ऑर्गेनाइजर्स ने यहां तक कि CM मोदी का की नोट एड्रेस कैंसिल कर दिया, अडानी जो कि इवेंट के प्लैटिनम स्पॉन्सर थे, उन्होंने स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दिया और इवेंट में भी नहीं आए। यहां तक कि 2003 के दंगों के बाद जब किसी भी बड़ी कंपनी ने मोदी के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया, तब अडानी ने 15,000 करोड़ रुपए प्लेज्ड दिए थे। नंबर 4, सिस्टम। दोस्तों, इस पॉइंट को समझने के लिए एक सप्लाई चेन का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से एंड कंज्यूमर तक एक लंबे नेटवर्क से होकर जाता है, जिसे बिजनेस में सप्लाई चेन कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि लास्ट एक साल से पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन हिला हुआ है ड्यू टू कोविड। मान लो कि आपको पोटैटो चिप्स का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आपको सप्लायर से रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल जैसे कि पोटैटोस, तेल, फ्लेवरिंग, मसाले, इन सब के मिलने के बाद उसकी असेंबली लाइन बिठानी पड़ेगी। हालांकि पोटैटो एक पेरिशेबल कमोडिटी है जो जल्दी खराब हो सकता है, तो उसमें कई और प्रोसेस जैसे कि कलर ट्रीटमेंट, कूलिंग, सॉल्टिंग आदि आते हैं। लेकिन मोस्टली क्वालिटी टेस्टिंग और पैकेजिंग के बाद उन्हें वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भेज दिया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स आखिर में रिटेल स्टोर पर और फिर एंड कंज्यूमर्स को बेचते हैं और शिपिंग का काम कोई और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कर सकती है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि हर कड़ी का जुड़े रहना कितना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप इस सप्लाई चेन के क्रिटिकल स्टेज पर मौजूद हो सके, तो उस कंट्रोल से आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि अपने आप में एक सिस्टम बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टर है। वहां के माइन से कोयला निकालकर अडानी के पोर्ट द्वारा इंडिया में इंपोर्ट होगा और उन्हीं के थर्मल पावर प्लांट में भेजा जाएगा। इस कोल जनरेशन से जो फ्लैश बनता है, उसका इस्तेमाल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ये उन्हीं के अडानी पावर वेबसाइट पर दिया हुआ है।
अडानी के पूरे देश भर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और अब उन्हें $10.5 बिलियन अंबुजा एसीसी सीमेंट्स के एक्विजिशन के बाद वो रातों रात इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी बन गए। यानी कि वो अपने ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस के सबसे बड़े कस्टमर बन गए। इस तरह शुरुआत से अंत तक सारी चीजों पर कंट्रोल जमाकर अडानी अपने आप में एक सिस्टम बन चुके हैं। नंबर 5, रैपिड एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। गौतम अडानी एक बहुत बड़े पैमाने पर डाइवर्सिफिकेशन करने निकल पड़े। उन्होंने पोर्ट्स और कोल माइनिंग से शुरुआत की थी और धीरे धीरे एयरपोर्ट, सीमेंट्स, ग्रीन एनर्जी, टेलीकॉम, मीडिया, हर सेक्टर के बिजनेस को अपने एम्पायर में शामिल कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी और डिफेंस जैसे सेक्टर्स को सरकार भी पुश देना चाह रही है। डाइवर्सिफिकेशन का स्टैंडर्ड अप्रोच होता है एक्विजिशन। अडानी ग्रुप ने सिर्फ पिछले 1 से 2 साल में 32 से ज्यादा कंपनीज को एक्वायर किया है। मीडिया, एनडीटीवी, क्विंटेलियन मीडिया, फूड्स, कोहिनूर बासमती राइस ब्रांड, रिन्यूएबल एनर्जी, एसबी एनर्जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन, स्काई पावर ग्लोबल, मरीन, गंगावरम पोर्ट, डिगी पोर्ट, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल श्रीलंका, पावर, डीबी पावर, ट्रैवल, क्लियर ट्रिप, ये अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी शामिल हैं और इन सारी कंपनीज की कीमत $17 बिलियन है। अब हैरानी की बात यह है कि जो काम करने में टाटाज और अंबानीज को सदियां लग गईं, वो अडानी ने कुछ ही सालों में कैसे कर दिया। यहीं पर अडानी का मास्टरमाइंड प्लान दिखाई देता है। अडानी की 7 लिस्टेड कंपनीज के अलावा उनकी कई सब्सिडरीज भी हैं और इनका इस्तेमाल करके अडानी ग्रुप के कंपनीज एक दूसरे में इक्विटी खरीदते हैं और पैसे लैंड करते हैं। इस लेन देन से वो कैश फ्लो को जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो किसी भी बड़े सरकारी मेगा प्रोजेक्ट को टेंडर भेजने में जल्द से जल्द फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अडानी को इंडिया के 6 एयरपोर्ट्स की डील और दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर की डील मिली। अब इस रैपिड एक्सपेंशन को मीडिया हेडलाइंस में तब्दील करती है। आपने न जाने कितने न्यूज आर्टिकल पढ़े होंगे अडानी के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। उनके सुपर फास्ट एक्सपेंशन और प्रोजेक्ट्स की खबर सुनकर इन्वेस्टर्स का विश्वास और ज्यादा गहरा हो जाता है और अपने स्टॉक मार्केट के ट्रैक रिकॉर्ड से उन्हें वापस लोन्स मिलने में आसानी हो जाती है और जिनसे वो बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात करनी थी। कुछ हफ्तों पहले हमने एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी पर कि शार्क टैंक के अलावा क्या आप बिजनेस केस स्टडीज और एंटरप्रेन्योर्स जर्नीज के ऊपर वीडियोस देखना पसंद करोगे। और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद हमने इस वीडियो से शुरुआत की है। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो अभी जाइए और डालिए या कमेंट में बताइए ताकि हम आपके लिए कंटेंट लेकर आएं। अडानी के इनक्रेडिबल ग्रोथ में कई चिंताजनक बातें हैं और वो कुछ कंट्रोवर्सीज से भी जुड़े हैं। डेट, जैसे कि हमने बताया आपको कि अडानी का एम्पायर काफी सारे डेट्स पर बैठा है। पिछले 5 सालों में गौतम अडानी के डेट लेवल्स $1 ट्रिलियन से आज $2.2 ट्रिलियन तक जा चुके हैं और वो जिस तेजी से आए दिन कंपनीज की शॉपिंग कर रहे हैं, माना जाता है कि ये आंकड़ा $2.6 ट्रिलियन तक जा सकता है। वो विलफुल डिफॉल्टर्स के लिस्ट में भी शामिल हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स वो बिजनेस एंटिटीज होते हैं जो अपने पेमेंट्स डिफॉल्ट करते हैं जबकि उनके पास लौटाने की क्षमता होती है। ये लिस्ट आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। इसमें मेहुल चौकसे प्रमोटेड गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड जो कि 22,842 करोड़ रुपए का इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है, ये नाम भी मौजूद है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अडानी का ग्रोथ बबल है, जल्द ही बस्ट हो सकता है। एनडीटीवी कंट्रोवर्सी हुआ ये कि 23 अगस्त को अडानी ने एनडीटीवी में 29.18% स्टेक ले लिया जिसे फ्रॉड का करार दिया जा रहा था। एनडीटीवी के 100% शेयर होल्डिंग में राधिका रॉय के पास 16.32% हैं और 15.94% उनके पति प्रवन रॉय के पास हैं और 29.18% शेयर्स उन्होंने RRPR यानी कि राधिका रॉय प्रणव रॉय इस होल्डिंग कंपनी के द्वारा लिए थे। ये सारा माजरा उनके इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में नहीं है बल्कि RRPR के शेयर्स के बारे में है। 2009 में दोनों पति पत्नी ने RRPR के शेयर्स विश्व प्रधान कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि VCPL को दे दिए वारंट्स के बदले और अपने पहले के लोन चुकाने के लिए और उन्होंने 403.85 करोड़ का लोन ले लिया और लोन अग्रीमेंट के मुताबिक RRPR शेयर्स के 99.9 इक्विटी वारंट VCPL के पास गिरवी रख दिए। इसी के साथ उसमें खास प्रोविजन था कि VCPL जब चाहे कंपनी के सारे शेयर्स खरीद सकती है और ये डील दोनों ने छुपा कर रखी जो असल में सेबी के रूल्स के खिलाफ है
और अडानी की AMG मीडिया ने VCPL को टेक ओवर कर लिया और उनके वारंट्स भी अडानी के पास आ गए और लोन एग्रीमेंट के तहत NDTV की मर्जी लेना भी जरूरी नहीं था और इसी को वो हॉस्टाइल बिड का करार दे बैठे। राधिका रॉय और प्रणव रॉय की प्रॉब्लम ये है कि सेबी रेगुलेशन 2011 के तहत अब अडानी और 26% के लिए ओपन ऑफर दे चुके हैं, यानी कि अडानी पैसों के बदले बाकी शेयर होल्डर से ये शेयर्स ले सकते हैं और बचा कुचा परसेंटेज अडानी मार्केट प्राइस पर उठा सकते हैं और NDTV के ऑनर बन सकते हैं। लेकिन अडानी के टेकओवर ने स्टॉक मार्केट पर जादू कर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कार्मिकल माइंस को बचाने के लिए और अडानी को रोकने के लिए उनके खिलाफ स्टॉप अडानी आंदोलन शुरू हुआ। इन कंट्रोवर्सीज के कारण अडानी के माइंस के काम में काफी बाधाएं खड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बात कहना जरूरी है कि हालांकि अडानी का एक्सपेंशन काफी रिस्की है, लेकिन उनके जीनियस स्ट्रेटेजीज की दाद देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी गौतम अडानी और उनके इनक्रेडिबल राइज की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आप में से 96% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।